जेड को बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, अमेरिकन डायलेक्ट में, और ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है जेड। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब चलते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ सेंटेंस। बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला हमारा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक अपने अंदर बहुत सारे डिटेल्स लेकर के आता है। तो इस सेशन में आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना होगा हमारी बातों को सुनने पर, यानी कि प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी पेशेंटली, केयरफुली। अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये बात सर के ऊपर से गई तो दोबारा पीछे जाओ, पूरा सुनो, है ना। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज सिखाऊंगी। हम जब भी सेंटेंस की बात करते हैं ना, तो सेंटेंस पे डायरेक्ट नहीं पहुंच जाते। देखो यार, अगर लाइफ में तुमको यहां से 1 सेकेंड, अगर आपको ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है और आपको जाना है यूं ऊपर, राइट, तो आप सीधा कूद करके यहां तो नहीं चले जाएंगे। या तो आप लिफ्ट लेंगे, या तो आप कोई प्लेन वगैरह लेंगे, या रस्सी से चढ़ेंगे, कोई एक प्रोसेस होगा ना। या फिर नॉर्मली इंसान क्या करता है भैया, कि वो इस तरीके से सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है और ऊपर पहुंचता है। करेक्ट, राइट। वैसे ही सेंटेंस तक जाने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से समझना और सुनना होगा। यहां पर सुनना और समझना होगा। सबसे पहले जब मैं आपको बताती हूं कि एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस पूरा वाक्य होता है। इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सेंटेंस वर्ड्स, लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन दोस्तों, सेंटेंस को बनाने के लिए हम शब्दों का जब चुनाव करते हैं, तो हर शब्द अपना कोई ना कोई एक रोल प्ले कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। ओके, मूविंग ऑन। वेल, राम प्लेज क्रिकेट। हमने ये एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, ठीक है। अब यहां पर आपको दिख रहा है एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, ठीक है। हिंदी में इसी चीज को मैं कहूं राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है हिंदी में। सेम सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है राम प्लेज क्रिकेट। ओके, नाउ गाइस, हमको यहां पर एक छोटी सी बात पर बहुत मेजर ध्यान देना होगा, विच इज राम प्लेज क्रिकेट 3 शब्दों से बन रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ शब्द हैं? क्या हमने बस कोई भी 3 शब्द उठा लिया? अगर मैं यहां पर कह देती हूं बिटवीन फॉरेस्ट इज, या मैं यहां पर कह देती हूं बिटवीन फॉरेस्ट दैट, या कोई भी 3 रैंडम वर्ड्स, अजनबी शब्दों को उठा करके रख दिया, तो क्या वाक्य बन गया? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। हर शब्द जो कि हम वाक्य बनाने के लिए यूज करते हैं, वो एक रोल प्ले कर रहा होता है। राम प्लेज क्रिकेट के अंदर आपको 3 वर्ड्स दिख रहे हैं और ये रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले राम रोल प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है। प्लेज रोल प्ले कर रहा है वर्ब का, और क्रिकेट रोल प्ले कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब भी हम किसी चीज को कहते हैं कि ये मेरे वाक्य का सब्जेक्ट है, तो उसका अर्थ क्या होता है? सिंपल सी बात सुनिएगा, कि जब भी आप एक सेंटेंस उठाते हो, या आप सेंटेंस बोलते हो, या आप सेंटेंस लिखते हो, तो उस सेंटेंस के अंदर आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी कॉन्सेप्ट, किसी आइडिया, किसी स्थान की बात कर रहे होते हो, राइट। तो जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, जो तुम्हारा टॉपिक है, या तो उसको सब्जेक्ट बोलोगे, या फिर तुम सेंटेंस के अंदर दिखा रहे होते हो कि कोई है जो कि एक एक्शन को कर रहा है। यानी कि अगर तुम यहां बता रहे हो राम प्लेज क्रिकेट, तो तुम किसके बारे में बता रहे हो? राम के बारे में बता रहे हो। तो तुम्हारा टॉपिक कौन हुआ? राम हुआ।
इसी सेंटेंस में हमें ये भी दिख रहा है कि राम किसी काम को कर रहे हैं, तो राम क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं, पर वो काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। सो ऐसे लोगों को डूअर या कर्ता, जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं, और अंग्रेजी ग्रामर में उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आज के बाद आपके सेंटेंस का जो भी टॉपिक है या जो भी कोई आपके सेंटेंस के अंदर एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसे आप सब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड वर्ड पे, जो लिखा हुआ है प्लेज, खेलता है। तो ये जितना भी आप इस तरीके का एक्शन बताते हैं कि राम खेलता है, सीता गाती है, श्याम जाता है, मीना आती है, हर चीज में आप देखो कि आप कोई ना कोई एक्शन बता रहे हो। तो आज के बाद आप जब भी कोई भी क्रिया देखोगे एक वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो आप उसे बोलोगे वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इसका एक काम होता है एक्शन को बतलाना, एक्शन को एक्सप्रेस करना। तो ये हो गया आपका वर्ब। मूविंग ऑन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नाम पर अगर हम डिस्कशन करें तो भैया यहां कहना है राम प्लेज क्रिकेट। राम खेलता है, क्या खेलता है भाई? राम तो खेलने वाले हो गए, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट हो गया, परंतु ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? क्या खेला जा रहा है? किसको खेला जा रहा है? एक्शन जिसके ऊपर होता है उसे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग ऑब्जेक्ट कहा करते हैं। व्हाई डिड आई कट इट? सॉरी। एक्शन जिस भी चीज के ऊपर होता है, व्यक्ति के ऊपर होता है, स्थान के ऊपर होता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमने सीख लिया अपना ऑब्जेक्ट, जिससे कि आगे से हम रिसीवर ऑफ द एक्शन भी जानेंगे कि जिस पर भी तुम एक्शन कर रहे हो। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि उदिशा teaches English. Okay, students study math. My father works in the फील्ड। ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके पास। अब आप वीडियो को यहीं पर पॉज भी कर सकते हैं या फिर मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं इन्हें। यहां पर दोस्तों हमें ये देखना है, ये पहचानना है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन हो रहा है। सबसे पहला सेंटेंस कहता है उदिशा टीचेस इंग्लिश। तो काम को कौन कर रहा है? मेरे सेंटेंस का टॉपिक कौन है? उदिशा है। तो उदिशा मेरे लिए सब्जेक्ट है। ठीक है, वो क्या काम करती हैं? पढ़ाती हैं। तो उदिशा टीचर्स, ये आपका हो गया वर्ब, यानी कि आपका एक्शन, यानी कि क्रिया। और वो क्या पढ़ाती हैं? एक्शन किसके ऊपर होता है? वो अंग्रेजी पढ़ाती हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, स्टूडेंट स्टडी मैथ्स। छात्र काम कर रहे हैं, छात्र ही मेरा टॉपिक है, तो मेरा सब्जेक्ट कौन हो गया? स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि वो काम क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या काम, एक्शन कर रहे हैं? पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो यहां पर हमारा वर्ब हो गया स्टडी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या चीज को वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम किस चीज के ऊपर हो रहा है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि मैथ। तो हमारा ऑब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, फिर देखिए माय फादर वर्क्स इन द फील्ड। यहां पर दोस्तों कौन है मेरा टॉपिक या फिर मेरा डूअर? मेरे फादर। ठीक है, तो हमारे लिए यहां पर पहला क्लैरिटी क्या हो गया? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है हमारे फादर। ठीक है, फादर के बाद आप देख सकते हैं कि आपका आपका एक्शन कौन सा हो रहा है? एक्शन हो रहा है वर्क का, काम करते हैं। सो वर्क्स यहां पर आपका वर्ब बन गया, यानी कि क्रिया बन गया। ठीक है, और किसके ऊपर काम हो रहा है?
कहां पर काम हो रहा है, फील्ड के ऊपर काम हो रहा है, तो ये फील्ड मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया है। सब्जेक्ट कौन होगा, जो कि आपका टॉपिक या फिर आपके एक्शन को कर रहा होगा। नंबर 2 दोस्तों, वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है, एक्शन होता है, किसी भी प्रकार का काम होता है जिसमें मूवमेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर आप एक्शन कर रहे हैं या कोई भी एक्शन कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है सेंटेंस के अंदर बेटा। अब जैसे मैंने तुम्हें कहा कि लेट अस से रमेश इज प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, ये एक वाक्य है, रमेश बाहर खेल रहा है, रमेश इज प्लेइंग आउटसाइड। अब नॉर्मली हम लोग देखेंगे, बिना ग्रामर के देखेंगे तो हम कहेंगे हाँ सेंटेंस है, 1 2 3 4 4 शब्दों से बना हुआ सेंटेंस है। फिर तुम्हें याद आएगा नहीं नहीं मैम ने हमें सिखाया था कि डूअर को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। चलो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया भैया, एक्शन है, वर्ब हो गया। ये क्या है भैया, बाहर हो रहा है काम, तो इसको हमने कह दिया ऑब्जेक्ट। यहीं पर गलती कर जाओगे, यहीं पर गलती कर जाओगे, क्योंकि बाहर खेल रहा है, बाहर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ एक जानकारी है। सो जब भी तुम्हें इस तरीके की कोई जानकारी मिलती है, वो जानकारी या तो रमेश के बारे में है या तो फिर वो तुम्हारे एक्शन के बारे में है। ध्यान देना, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या कहा मैंने कि कई बार होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, कई बार होता है कि रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट, किसको खेल रहा है, क्रिकेट को खेल रहा है। लेकिन रमेश इज प्लेइंग आउटसाइड में दोस्तों हम किसी को नहीं खेल रहे हैं, राइट, किसी के ऊपर एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बस खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। करेक्ट, तो यहां पर ये जानकारी हो गई। तो ये जो इस प्रकार की जानकारी होती है, मैंने कहा कि ये जानकारी या तो रमेश के बारे में होगी या तो ये जानकारी तुम्हारी क्रिया के बारे में होगी। अब ये जानकारी किसके बारे में है, रमेश के बारे में तो मुझे पता है कि वह खेल रहा है, और खेलने के बारे में मुझे ये पता है, प्लेइंग के बारे में मुझे ये पता है कि वो बाहर खेल रहा है, आउटसाइड खेल रहा है। तो यहां पर जो ये वाला वर्ड है ना, ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट, एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दो बातें। और इसी तरह से आपका जो वाक्य होता है उसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले हिस्से को नाम दिया जाता है सब्जेक्ट और दूसरे हिस्से को नाम दिया जाता है प्रेडिकेट। तो सबसे पहले यहां पर हम अच्छे से समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। The subject of a sentence is the person, thing or idea that the sentence is about. कौन से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, It tells us who or what the sentence is talking about. सब्जेक्ट हमको ये बताता है कि सेंटेंस किसके विषय में बात कर रहा है, हमको ये कौन बताता है, सब्जेक्ट बताता है। अब यहां पर एग्जाम्पल देखो, द कैट इज स्लीपिंग। इस वाक्य में तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम बिल्ली के बारे में बात कर रहे हो, तुम स्लीपिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हो। द कैट इज स्लीपिंग, उदिशा इज टीचिंग, यू आर स्टडिंग, इन सब में बेटा किसके बारे में बात हो रही है, कैट के बारे में, उदिशा के बारे में, यू के बारे में। तो हमें पता चला कि हमने सब्जेक्ट को पहचान लिया है फटाफट। वे बच्चे खेल रहे हैं। अब इसको भी अगर हम अंग्रेजी में लिख दें कि दोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो मेरा सब्जेक्ट कौन है, मेरा सब्जेक्ट है वे बच्चे, वे खेल रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, उससे मैं क्या लेना देना, मेरे को तो अभी सब्जेक्ट पहचानना है। तो मैं किसको पहचान रही हूं, सब्जेक्ट, दोज चिल्ड्रन को पहचान रही हूं एज माय सब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है,
अब यहां पर इसी तरीके से आप सबसे पहले सीख जाइए कि सब्जेक्ट को हम फटाफट पहचान लिया करेंगे। जिसके भी विषय में आप बात कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, कोई आइडिया है, कोई बिलीफ है, तो उसको आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहा करेंगे। लेकिन भाई इसके बाद आता है एक बड़ा टॉपिक जिसे हम जानते हैं प्रेडिकेट के नाम से। प्रेडिकेट क्या होता है? देखो, प्रेडिकेट को अगर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वर्ब होता है तो वो गलत हो जाएगा। The predicate of a sentence tells us what the subject is doing or what is being said about the subject. क्या समझे बेटा यहाँ पर कि जो प्रेडिकेट वाला हिस्सा है, पहले हिस्से में क्या आया, सब्जेक्ट, यानी कि किसके बारे में तुम्हारा वाक्य बात कर रहा है वो तुम्हारा सब्जेक्ट बना। लेकिन जो हिस्सा है वाक्य का जो कि तुमको ये बता रहा है कि तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है या फिर तुम्हारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसको तुम आज से प्रेडिकेट के नाम से जानोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के और इस पूरे टॉपिक का एक प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, यहां पर इट इंक्लूड्स द वर्ब एंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। कहा था ना एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर कभी भी तुम्हारे सामने एक्स्ट्रा जानकारी आ रही है सब्जेक्ट के बारे में तो वो भी इसमें चली जाती है, और तुम्हारे पास अगर कुछ आ रहा है, कोई एक्शन है, तो वो भी इसमें चला जाता है। तो ये दोनों चीजें प्रेडिकेट में रहेंगी। सब्जेक्ट अलग है, एक्शन, एक्स्ट्रा जानकारी, ये सब जो है तुम्हारे प्रेडिकेट में रहेगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं। एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक। सबसे पहले कुछ मत करो, डरो नहीं, सबसे पहले देखो किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में। वह किताब पढ़ रही है, वह एक किताब पढ़ रही है। तो बेटा यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो गया शी। ठीक है, अब बचा हुआ हिस्सा हमारे लिए हमारा प्रेडिकेट हो गया। द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज रीडिंग अ बुक। इज रीडिंग अ बुक यानी यहां से लेकर के पूरा बुक तक है ना, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो वाला पार्ट तुम्हारा प्रेडिकेट बन गया। सिर्फ तुमने अपना सब्जेक्ट हटाया, उसके अलावा सब कुछ तुम्हारा प्रेडिकेट बन गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, वह खुश है। अब देखो बेटा, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं शी इज हैप्पी, तुम मुझसे कहोगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कौन है, शी है। ठीक है, अब इज क्या होता है, इज भी एक प्रकार का वर्ब होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये मैं आपको वर्ब के टॉपिक में फिर से पढ़ाऊंगी, अभी बस सुन लीजिएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब भी वर्ब होते हैं। कोई ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है तो कोई मोडल वर्ब कहलाता है। डिटेल क्लास वर्ब टॉपिक में होगी। लेकिन यहां पर शी इज हैप्पी, ठीक है, चलो हमने ये भी मान लिया कि इज एक वर्ब है मैम, चलो, लेकिन क्या हैप्पी उसका ऑब्जेक्ट है? हैप्पी ऑब्जेक्ट है? अब तुम खुद से बताओ ये बात मुझे कि क्या हैप्पी ऑब्जेक्ट है? हैप्पी बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, यहां पर तुम्हें क्लियर दिख रहा था कि कोई काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया? प्ले कर रहा है, खेल रहा है। और किसको खेल रहा है? क्रिकेट को खेल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। शी इज हैप्पी के अंदर तो हमको कोई काम ही नहीं दिख रहा है, वो बस खुश हैं। तो ये तुम्हें उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिली है। यहां पर शी कोई भी एक्शन नहीं कर रही, बस एक्स्ट्रा जानकारी तुम्हें मिली है उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर शी इज हैप्पी में इज हैप्पी यानी दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट हु। ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फो है? सब्जेक्ट के बारे में। इसको क्या बोलोगे तुम? इसको बोलोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये इस सेंटेंस में ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रेडिकेट वाला हिस्सा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई देखो, क्या सीधे हम लोग एक सेंटेंस ही बनाना सीखते हैं? सबसे पहली चीज, जब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है एक लेटर की। जैसे ABCD तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट? तो लेटर आ जाता है, ठीक, जिसको पूरे सेट को, जो 26 लेटर होते हैं, पूरे सेट को अल्फाबेट कहते हैं। एक एक लेटर को लेटर कहते हैं। अब तुमने ये देख लिया ABC, ठीक, ये लेटर है। अगर मैंने ए से मिला करके, थोड़े अलग अलग लेटर को मिला करके एक वर्ड बनाया एप्पल, तो अगला हमारा यूनिट क्या है बेटा? अगला यूनिट है वर्ड। तो सबसे छोटा होता है लेटर,
फिर आता है वर्ड, फिर तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हमारे पास अब जैसे ए बी सी सिंगल सिंगल वर्ड थे, जब मैंने सिंगल सिंगल वर्ड को जोड़ा तो क्या मिला मुझे, वर्ड मिला। ऐसे ही अगर मैं एप्पल, एक सेकंड रुको, अगर मैं यहां पर कहती हूं रेड एप्पल, रेड एप्पल, ये कोई सेंटेंस तो नहीं बन गया, ये कोई लाल लाल सेब कोई सेंटेंस थोड़ी होता है। अगर मैं तुमसे अभी आकर के कहूं कि भैया लाल सेब, तो तुम क्या कहोगे, क्या करें, खरीद के दे दें आपको, या आप खाना चाहती हैं, या आप हमको देना चाहती हैं, मतलब कि आपको अर्थ क्लियर नहीं है, तो ये वाक्य नहीं है। रेड एप्पल तो सिर्फ दो शब्दों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। तो जब भी हमारे पास कुछ शब्दों का एक समूह होता है, जो सबसे छोटा समूह होता है, उसको फ्रेज कहते हैं। उसके बाद भैया अगर मैं आपको यहां पर लिख देती हूं शाइनिंग, या ऐसे लिखो रेड एप्पल इफ ईटन, रेड एप्पल इफ ईटन, इसमें आपको वर्ब भी दिख रहा है और नाउन भी दिख रहा है। नाउन क्यों है ये चीज, क्योंकि ये किसी का नाम है। लाल सेब तो किसी चीज का नाम है ना, किसी वस्तु का नाम है। तुमको यहां पर दिख रहा है लाल सेब और तुमको यहां पर दिख रहा है वर्ब, करेक्ट। इस बात को लिखो और अभी याद रखना, आगे काम आएगी। तो तुम्हारा चौथा ऐसा यूनिट जिसके अंदर तुमको नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब साथ में दिखेगा, उसको तुम बोलोगे क्लॉज। क्लाउज नहीं बोलना, क्लॉज बोलना। क्या बोलोगे, क्लॉज बोलोगे। तो एक हो गया आपका लेटर, फिर हो गया आपके लिए वर्ब, और फिर हो गया आपके लिए फ्रेज, एंड देन यू हैव द क्लॉज। ठीक है, तो ये आपके सामने चार चीजें आ गई हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जरा सा इसी में कि अब जब ये सब तुमको दिख गया ना चारों, तो तुम्हारी सबसे बड़ी यूनिट होती है सेंटेंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रेड एप्पल इफ ईटन डेली इज वेरी हेल्दी, इज वेरी हेल्दी। ठीक है, तो ये एक वाक्य है। ये एक वाक्य क्यों है, क्योंकि ये तुमको पूरा मीनिंग बता रहा है, ये तुमको पूरा अर्थ दे रहा है कि ये जो मैडम रेड एप्पल एप्पल ABCD कर रही थी, इसका क्या अब समझ में आया, पूरा मैसेज, पूरा थॉट, पूरा मीनिंग, कहना क्या चाह रहा था। लाल सेब अगर रोजाना खाया जाए बड़ा सेहतमंद होता है। तो यहां पर हमने पहले तो समझ लिया कि ये 5 यूनिट में तुम्हारी लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो बटी हुई है। अब बेटा इसी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक फ्रेज क्या होता है। मैम मैं अभी भी नहीं समझा कि फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस में फर्क क्या है। तीनों ही शब्दों का समूह आप बता रही हैं, राइट। शब्दों का समूह बिल्कुल है, क्योंकि कह रहा है अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों का समूह होता है एक फ्रेज, करेक्ट। पहली क्वालिटी, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी क्वालिटी, दैट वर्क्स टुगेदर टू कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग। एक स्पेसिफिक मीनिंग आपको दे सकता है आपका फ्रेज। अगर मैंने आपको बोला बुशी टेल्ड, बुशी टेल्ड, क्या ये कोई सेंटेंस है। बुशी टेल्ड यानी बड़ी झाड़ू जैसी जिसकी पूंछ होती है, जैसे झंखाड़ जैसी, इसमें बहुत बाल हैं, है ना। बुशी टेल्ड तो बहुत ज्यादा बालों वाली कोई पूंछ है, घोड़े की पूंछ ले लो आप फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो बुशी टेल्ड का क्या मतलब हो गया यहां पर। क्या ये कोई सेंटेंस बन पाया, नहीं बन पाया, राइट। ये सिर्फ आपको एक ही चीज बता पा रहा है कि आपके घोड़े की जो पूंछ होती है वो बहुत ही हेयरी होती है, बुशी टेल्ड होती है, राइट। कुछ इस तरीके से होती होगी, मेरी ड्राइंग खराब हो सकती है, राइट। तो बुशी टेल्ड ये दो चीजें। अब अगर मैंने यहीं पर लिख दिया लविंग मदर, लविंग मदर, यार ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये मिला करके किसी एक जने की बात करते हैं। फ्रेज की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है
कि ये 2 शब्द हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। सॉरी। हाँ, तो यहां पर मैं आपको बता रही थी कि आपके जो फ्रेजेस होते हैं वो 2 शब्द के भी हो सकते हैं, 3 शब्दों के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं एंड मोर, लेकिन ये हमेशा एक यूनिट की तरह काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूं कि माई मदर इज ब्यूटिफुल, माई मदर इज ब्यूटिफुल। और मैं ये कह सकती हूं माई लविंग मदर इज ब्यूटिफुल। ठीक है, यहां पर तुम देख रहे हो कि वही काम एक वर्ड ने कर दिया, और यहां पर अगर हम 2 वर्ड लिख रहे हैं तब भी कुछ नहीं चेंज हो रहा है, राइट? फिर भी ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये मेरी मदर के बारे में ही बात कर रहा है। लविंग का मतलब जो बहुत प्यार करती हैं, दुलारती हैं, जो बहुत, कहते नहीं है, जो बहुत सॉफ्ट लोग होते हैं, प्यारे लोग होते हैं ना, तो उनको लविंग बोलते हैं। सो माई लविंग मदर इज ब्यूटिफुल, माई मदर इज ब्यूटिफुल, माई ग्रेसफुल लविंग मदर इज ब्यूटिफुल। 3 बना दो तुम, 4 बना दो, कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक एंटिटी, एक यूनिट की तरह ये काम कर रहा है यहां पर, करेक्ट? अब जो फ्रेज होता है ना बेटा, ये कभी भी तुम्हें पूरा मीनिंग नहीं बता सकता, कभी भी ये तुम्हें पूरा मीनिंग नहीं बता सकता। तो एक सेंटेंस के रूप में फ्रेज का इस्तेमाल कभी नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रेज जो होते हैं ये 2-3 टाइप के होते हैं। तो अभी हम आपको यहाँ पर एक हल्का सा अंदाजा दे रहे हैं, पूरा मत फंसना, बस एक जनरल आइडिया ले लो। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ अ नाउन एंड द वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब द नाउन। तो जैसे मदर हमने अभी लिखा था यहाँ पर, राइट? तो ये क्या है? ये नाउन है। और इसी के डिस्क्रिप्शन में, इसी शब्द को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने कहा था लविंग मदर। तो ये मेरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड, राइट? तो ये क्या हो गया मेरे लिए? ये मेरा नाउन फ्रेज हो गया। अंडरस्टूड? वेरी वेल डन। तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। ब्यूटिफुल कलर, लविंग मदर, डार्क कलर, शाइनिंग क्लॉक, प्योर क्लोथ्स, एटसेट्रा। तो जब भी तुम्हारे पास एक नाउन है और उसी को डिस्क्राइब करता हुआ एक वर्ड है, वो सेंटेंस नहीं बन गया, वो एक फ्रेज है। और किस प्रकार का फ्रेज है? वो नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लाल फूल, 1 रेड फ्लावर। फ्लावर मेरा नाउन है और ये 2 के दोनों वर्ड्स इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा? ये एक फ्रेज है, ये कोई सेंटेंस नहीं है। टॉल डार्क हैंडसम, ये कोई सेंटेंस नहीं है। ये तीनों क्या है? ये तीनों एडजेक्टिव है, फ्रेज है। टॉल डार्क हैंडसम बॉय, बॉय नाउन है, टॉल डार्क हैंडसम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक और एग्जांपल, अ ब्यूटीफुल सनसेट। क्या ये सेंटेंस है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो ऐसी चीजों को सेंटेंस बोल देते हैं, वहां सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस नहीं है, ये भी एक फ्रेज है। सनसेट तुम्हारा नाउन है, ये भी किसी चीज का नाम है, और इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये दोनों वर्ड्स, अ ब्यूटिफुल सनसेट। इन दिस फ्रेज अ इज द आर्टिकल, ब्यूटिफुल इज द एडजेक्टिव एंड सनसेट इज द नाउन। सनसेट तुम्हारा नाउन है, ये दोनों उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ऐसे जो तुम्हारे शब्द होते हैं, जो कि अलग अलग देखोगे तो बिल्कुल मीनिंगलेस हैं, कोई पूरी बात तुम्हें नहीं समझा पा रहा है, लेकिन अगर तुम इन्हें किसी सेंटेंस में लिख दो, अ ब्यूटिफुल सनसेट इज माई फेवरेट थिंग, तो अब ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया तुम्हारे लिए पूरा सेंटेंस। लेकिन अगर इसको इंडिविजुअली रखोगे तो तुम्हारा सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। एक तुमने देख लिया नाउन फ्रेज, अगला तुम्हें समझना है वर्ब फ्रेज भी होते हैं। A verb phrase consists of a main verb and any auxiliary verb or modifier. Modifier पे तो आप मत जाओ, लेकिन होता क्या है? auxiliary verb. Auxiliary verb वो वाली verb होती हैं वो वाली वर्ब्स होती हैं जो कि टाइम बताती हैं, ठीक है? जैसे अगर मैंने कहा इज तो इसका अर्थ हुआ है, अगर मैंने कहा वॉज तो इसका अर्थ हो गया था, अगर मैंने कहा विल तो इसका अर्थ हो गया होगा। तो ये जो है ना, थोड़ा सा टाइम बताने में हेल्प करती हैं। यहाँ कुछ है मेरे आसपास। हम्म बहरहाल इसको क्लियर करते हैं।
और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे खेल रहे हैं। तो देखो बच्चे तो क्या हो गया, नाउन हो गया तुम्हारा। अब चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, इसी का ट्रांसलेशन लिखा ना, ध्यान से देखना, खेल रहे हैं। जहां भी जिस हिस्से में तुम्हें दिख रहा है एक मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एक्शन वर्ड को बोलते हैं। जो भी शब्द तुम्हें एक्शन दिखाएगा उसको मेन वर्ब बोलोगे। सो जब भी तुम्हें दिखेगा मेन वर्ब और उसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब, वो तुम्हारा वर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो यहां पर क्या है हमारा वर्ब फ्रेज, आर प्लेइंग हमारा वर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर, ही विल बी स्टडिंग। तो ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, इसको हटा दो। लेकिन बेटा फिर तुम्हें दिख रहा है विल बी के साथ मेन वर्ब स्टडिंग, तो विल बी स्टडिंग क्या हुआ, वर्ब फ्रेज हुआ। विल बी स्टडिंग अगर मैं खाली लिख दूं यहाँ पर, सिर्फ मैंने तुमसे कहा विल बी स्टडिंग, मैंने इसके आगे कोई नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं लगाया, मैंने तुमसे कहा कि हेलो बेटा विल बी स्टडिंग, विल बी स्टडिंग का कोई अर्थ नहीं हुआ। ये सिर्फ 3 शब्दों को जोड़ करके बना दिया गया है। ऐसी चीजों को ही हम लोग फ्रेज कहते हैं। फ्रेज के अंदर या तो एक नाउन हो सकता है, मैं सिर्फ इतने की बात कर रही हूं, सिर्फ इतने की, इसके अंदर एक टाइम पर या तो नाउन हो सकता है या तो वर्ब हो सकता है, दोनों साथ में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों साथ में कहां पर मिलते हैं, क्लॉज में मिलते हैं। तो विल बी स्टडीइंग के अंदर अगर आप देखिए तो आपको सिर्फ वर्ब दिख रहा है, इन तीनों में से कोई भी शब्द नाउन नहीं है। जो नाउन था वो हमने हटा दिया क्योंकि वो पूरे सेंटेंस का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, प्रेपोजिशन फ्रेज भी होता है। प्रेपोजिशन फ्रेज क्या कहलाता है हिंदी में, पूरक वाचक वाक्यांश। ये वाक्यांश क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये वाक्य का अंश है, वाक्य नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल यूनिट होते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं, अ प्रेपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन, एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन। ये शुरू एक प्रेपोजिशन से होते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बियॉन्ड, बिफोर, एटसेट्रा, लेकिन ये खत्म किसी नाउन या प्रोनाउन पर होते हैं। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, घर में, इन द हाउस, ये एक फ्रेज है, ये पूरा एक फ्रेज है। शुरू किससे हुआ, इन से, वो एक प्रेपोजिशन है। खत्म किस पे हुआ, एक नाउन पे। इन द हाउस, अबव द बेड, बिलो द बेड, ऑन द बेड। इस तरीके से आपको दिखता है कि शुरू अगर कोई भी शब्दों का समूह यदि शुरू किसी प्रेपोजिशन से और खत्म किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर हो रहा है तो उसे आप कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अरे बाप रे, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल में आप देख सकते हैं कि शुरू किससे हो रहा है, ऑन से, खत्म किससे हो रहा है, टेबल पे, जो कि एक नाउन है। तो ऑन द टेबल पे आपको दिख गया ये एक और आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपने अभी पढ़े हैं 3 फ्रेजेस, नाउन, वर्ब और प्रेपोजिशनल। मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब भी पढ़ाऊंगी, पर ये सब चीजें धीरे धीरे काम में आएंगी। डे 1 आपको कुछ काम में नहीं आने लगेगा, पर अगर आप चीजों को समझ जाओगे तो आपको बाद में अंग्रेजी के किसी भी ऐसे, कभी कभी टीचर बोल देता है अरे वो छोड़ो वो तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तुमको नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, ये तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको समझाए। तो आप हर बात को बिल्कुल गांठ बांध करके रखिए, सुनिए, कहीं ना कहीं आगे जाकर के जरूर आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्लॉज क्या होता है। क्लॉज भी तो मैम आपने बताया था शब्दों का समूह होता है, बिल्कुल होता है। जैसे तुमने देखा ऑन द टेबल, ये तुम्हारा एक फ्रेज है, इसके अंदर तुम्हें नाउन दिख रहा है। अगर मैंने तुम्हें यहां पर दोबारा एग्जांपल दिया विल बी स्टडीइंग, तो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है एक वर्ब, ठीक है, वर्ब दिख गया है। लेकिन क्या इन दोनों में से साथ में कहीं भी वर्ब और नाउन दिख रहे हैं, साथ में एक के अंदर तुम्हें वर्ब और नाउन साथ में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। वो वाला कॉम्बिनेशन जिसमें या तो एक नाउन होगा या तो एक वर्ब होगा, उसे हम लोग कहते हैं अपना फ्रेज। लेकिन शब्दों का एक ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, और वो कभी कभी एक सेंटेंस का भी काम कर सकता है या फिर सेंटेंस का हिस्सा बन सकता है, उसे हम कहते हैं क्लॉज। देखिए अब क्या है यहां पर हमने आपसे कहा राम, या अब दूसरा एग्जांपल ले लें क्या, जैसे आनंद लाइक्स मैथ्री, ठीक है।
आनंद लाइक्स मैत्री। अब हमने आपको क्या कहा भैया, इसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, यानी कि सब्जेक्ट भी है और तुम्हें वर्ब भी दिख गया है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब का शब्दों का समूह दिखेगा तो उसे तुम क्लॉज बोलोगे। और क्या बेटा ये एक सेंटेंस का काम नहीं कर रहा है? क्या ये तुम्हें पूरा अर्थ नहीं समझा रहा है? आनंद लाइक्स मैत्री, आनंद मैत्री को पसंद करता है, तो ये एक पूरा मीनिंग तुम्हें समझा रहा है, ये एक सेंटेंस का भी काम कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं लिख देती हूं इफ आनंद लाइक्स मैत्री, ठीक है, क्या अब ये सेंटेंस बचा? देखो यहां पर अभी भी सब्जेक्ट है, अभी भी वर्ब है, राइट? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिख रहे हैं, पर अब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अब तुमसे ये कह रहा है अगर आनंद मैत्री को पसंद करता है तो क्या क्या बात पूरी हो गई? बात पूरी नहीं हुई है, ये अधूरी बात है। और जब तक कि तुम्हारी बात अधूरी रहेगी तुम उसको कभी भी सेंटेंस नहीं कहोगे, ठीक है? तो फ्रेज तो बिल्कुल सेंटेंस नहीं हो सकता, क्लॉज कभी कभी सेंटेंस हो सकता है और कभी कभी सेंटेंस नहीं भी हो सकता है, ठीक है? आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट, ठीक है? इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट शब्द से ही आपको समझ में आ जाता है आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, यानी कि आप या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं करता, करेक्ट? एग्जाम्पल देखो, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, ये अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है, राइट? सब्जेक्ट भी दिख रहा है, वर्ब भी दिख रहा है, राइट? और बात भी पूरी कर रहा है, आई विल गो टू मार्केट। लेकिन अगर 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 मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ये अपनी बात पूरी कर ले रहा है। आई विल गो टू मार्केट इसने खुद कंप्लीट कर दिया, इसको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब इसी के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लो, फिर इसके बाद वाले में समझाएंगे। तो क्लॉज जो है वो कभी कभी सेंटेंस हो सकता है, और जब भी क्लॉज सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानेंगे। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, कंप्लीट है, कोई दिक्कत है? किसी की जरूरत है पूरा होने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, ही इज प्लेइंग अपने आप में पूरा है, ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी लाइक्स टू रीड बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड बुक्स, ये क्या हो गया? ये भी कंप्लीट है, किसी की आवश्यकता है इसको पूरा करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपके सामने एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो समझ में आएगा तुम्हें। तो मैंने वहां पर कहा था आपको आई विल गो टू मार्केट, राइट? इसी की एग्जांपल देख लेना। अ डिपेंडेंट क्लॉज, एक जो डिपेंडेंट, अधीन, यानी कि ये किसी के अधीन है, इसको जरूरत है कि कोई और आए तो मेरी मदद करे तब मैं अपना पूरा अर्थ बता पाऊंगा, राइट? तो इस तरीके के जो क्लॉज होते हैं या शब्दों का समूह होता है जिसको दूसरे की मदद की जरूरत है, कि कोई और वर्ड आ जाए या कोई और क्लॉज आ जाए, वो मेरी मदद करे तब मैं जाकर के कुछ मीनिंगफुल बना पाऊंगा, तो इस प्रकार के क्लॉजेस को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर एग्जांपल से तुम्हें फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो, जब मैं उठा सूरज चमक रहा था, ठीक है? लेकिन अब एक काम करते हैं, अगर मैं अभी यहां पर से इस हिस्से को हटा देती हूं, ठीक है? जब मैं उठा, मैंने तुमसे कहा बेटा जब मैं उठी, तो तुम कहोगे हाँ मैम, फिर क्या हुआ? व्हाट नेक्स्ट? टेल मी मोर, राइट? यू विल से दैट। लेकिन हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। पूरा कब होगा ये? जब इसको एक और जाकर के ऐसा हिस्सा मिलेगा, सूरज चमक रहा था, राइट? तो यहां पर आपने देखा कि जब मैं उठा अपने आप में अधूरा है, यह अधूरा है, राइट? अधीन है, अधूरा है, इसको सूरज चमक रहा था की जरूरत है, करेक्ट? ऐसे ही आप और एग्जाम्पल देखिए, आई विल गो टू द पार्क इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। अगर मैं तुम्हारे सामने सिर्फ इतना हिस्सा रखूं, अगर मैं तुमसे कहती हूं इफ इट स्टॉप्स रेनिंग,
तब भी ये तुम्हें इनकम्प्लीट लगेगा। तुम पूछोगे तो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, अगर बारिश होना बंद हो जाता है तब क्या होगा मैम, आगे क्या होगा मैम, आप बोलोगे ना, क्योंकि वो अधूरा लग रहा है। और फिर मैं उसके साथ जोड़ दूंगी आई विल गो टू द पार्क। अगर बारिश रुक जाएगी तो हम पार्क जाएंगे। तो कौन सा पार्ट अधूरा दिख रहा है, ये वाला पार्ट अधूरा है, ये वाला पार्ट अधूरा है। When I woke up, ये वाला पार्ट अधूरा है। तो क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक जो अधीन यानी कि डिपेंडेंट होते हैं, और एक जो कि स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं। सो आपको ये दोनों क्लॉजेस को पहचानना भी आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे सामने आ चुका है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटेंस। अब आपसे कोई भी कभी पूछेगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, आपको अगला वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है, रटना नहीं है। देन यू सी सेंटेंस क्या होता है दोस्त। देखो, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वाक्य उसे कहते हैं जो कि शब्दों का समूह है और पूरी बात, पूरा अर्थ समझा पा रहा है। अगर कोई चीज शब्दों का समूह है पर पूरी बात नहीं समझा पा रहा है तो वो क्या हो सकता है, वो फ्रेज या फिर क्लॉज हो सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज या फिर फ्रेज हो सकता है, राइट। तो यहां पर सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, वाक्य उसे कहते हैं जो पूर्ण जानकारी या अर्थ प्रकट करता है, जो पूरी बात आपको समझाए, उसे आप सेंटेंस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर थोड़े से। मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूं, आपको पूरी बात पता है, मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूं। अगर मैंने कहा होता अपने दोस्त, अपने दोस्त, तो आप समझ पाते हैं इस बात को, नहीं। अगर मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या आप बात समझ पाते, नहीं। यहां पर आप पूरी बात समझ रहे हैं। तो आप देखिए, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, दिस इज अ सेंटेंस। वह अपनी परीक्षा में सफल हुआ, वह अपनी परीक्षा में सफल हुआ, पूरी बात क्लियर है। तो यहां पर he was successful in his exams, he was successful in his exams, वह अपनी परीक्षा में सफल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी माँ रोजाना खाना बनाती है, राइट। अगर मैंने कहा होता मेरी माँ और फुल स्टॉप तो कुछ समझ में आता नहीं, पर वो फ्रेज हो जाता। रोजाना खाना, ये क्या है, फ्रेज है। रोजाना खाना बनाती है पर इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता, पर ये पूरा है। पूरा है को आप देखिए कैसे, माई मदर कुक्स फूड एवरी डे, मेरी माँ रोजाना खाना बनाती हैं। सो माई मदर कुक्स फूड एवरी डे, ये आपके सामने आपका कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, फ्रेज क्या होता है, एग्जाम्पल दे देती हूं आपको ताकि आप भूले नहीं। खुशी से हंसना, ये एक फ्रेज हुआ भाई, इसका कोई और मीनिंग है क्या? आपको कोई भी यहाँ पर वाक्य का अर्थ समझ में आया? अगर मैं कहती हूं आपसे आकर के, मैंने अचानक से कहा खुशी से हंसना, तो आप इंस्ट्रक्शन भी नहीं समझ पाओगे। यहां तो आप कहोगे क्या होता है खुशी से हंसना, या आप क्यों बोल रही हैं खुशी से हंसना, क्योंकि फ्रेज मीनिंगलेस होता है। फ्रेज कभी भी अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। फ्रेज हमेशा सिंगल यूनिट का काम करता है। खुशी से हंसना उसकी आदत है, ज्यादा बोलना उसकी आदत है। ये देखो कैसा, क्या उसकी आदत है, एक यूनिट ज्यादा बोलना, क्या उसकी आदत है, एक यूनिट खुशी से हंसना। तो यहां पर आपने देखा एक फ्रेज, टू लाफ विद जॉय, ये एक फ्रेज है, दिस इज अ फ्रेज। टू लाफ विद जॉय, इसको आप नहीं बोल सकते हैं कोई भी क्लॉज, कोई भी सेंटेंस। यहां पर आप देखें, आपको एक नाउन दिख रहा है बट उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो ये हो गया आपका फ्रेज, क्लॉज। जब मैं वापस आया बारिश हो रही थी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पहचानो। जब मैं वापस आया, अगर मैं सिर्फ इतना कहूंगी तो आप कहेंगे मीनिंगलेस है, तो ये क्या हो गया, अधीन, डिपेंडेंट हो गया। और ये क्या हो गया, बारिश हो रही थी, तो ये बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद when I came back it was raining, when I came back, जब मैं वापस आया बारिश हो रही थी, तो when I came back it was raining, पूरा हो गया। अभी अगर अलग अलग देखोगे तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दिखेगा। मैं अपने दोस्त से मिला, ये बात अपने आप में बिल्कुल पूरी है, इसमें कुछ भी अधूरापन नहीं है। आई मेट माई फ्रेंड, तो इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट।
मैंने आपको बताए हैं फ्रेजेस, मैंने आपको बताए हैं क्लॉजेस, और मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस क्या होता है। पहले आप अंग्रेजी की सभी यूनिट्स को पहचानना शुरू करिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपके अगले सेशन में। गॉड ब्लेस यू।